हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम स्टैटिक चार्जेज के बारे में स्टडी करते हैं, और चार्जेज क्या होते हैं, चार्जेज कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में मैंने जाना था, और कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने जाना था। आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड लॉ का अध्ययन करेंगे, जो कि होगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले चार्ज को समझना ज़रूरी है, जो कि हम समझ चुके हैं पिछले क्लास में। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का, और आपने ये भी जाना कि दो चार्जेज के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इसका कैसे पता चला? जब आप किसी बॉडी को रब करते हैं, जैसे आप कंघी करते हैं, तो जब कंघी आपके बालों से घिसती है, उसके बाद उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। जब कागज़ का टुकड़ा उसके आसपास ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जो अट्रैक्शन होता है वो फोर्स की वजह से होता है। कूलम्ब्स ने फोर्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन दिया, जो कि दो चार्जेज के बीच में लगता है। कूलम्ब्स ने ये बताया कि दो चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगते हैं। Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, जो कुछ डिस्टेंस r पर हैं। तो कूलम्ब्स साहब का कहना हुआ कि ये जो फोर्स होते हैं, इस दोनों के बीच में फोर्स लगता है। आपने ये भी जाना कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे? अट्रैक्टिव फोर्स होंगे जो सेम चार्जेज के बीच में लगेंगे। दैट मीन्स सेम चार्जेज की अगर बात करें तो उसमें कौन से फोर्स लगेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। डिफरेंट चार्जेज में क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। सेम चार्जेस, दैट मीन्स कह सकते हैं प्लस प्लस का चार्ज हो या माइनस माइनस का चार्ज हो, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो डिफरेंट चार्जेज में सेम चार्जेज में रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, डिफरेंट चार्जेज में अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो सेम चार्जेस प्लस प्लस का और प्लस माइनस 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 का हो सकता है, या डिफरेंट चार्जेस क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस का हो सकता है। तो आपने ये भी जाना कि जब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंस होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, जब एक्सेस होता है तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ये सब आपने पिछले क्लास में जान चुका है। आज हमें जानना है कि दो चार्जेज के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगते हैं। कूलम्ब्स ने बताया कि उस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वह या तो अट्रैक्टिव होता है या तो रिपल्सिव होता है। ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाया तो उसको मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम F21 को लिखेंगे फोर्स ऑन 2, मतलब सेकेंड चार्ज पे Q2 पे
ड्यू टू 1, दैट मीन्स वो हमारा Q1 है, और ये 2 ये हमारा Q2 है। फोर्स ऑन 2, अब वही अगर इस पर फोर्स लगेगा तो हम लिखेंगे F12, दैट मीन्स ये होगा फोर्स ऑन 1 जो कि हमारा कौन सा चार्ज है, Q1 है, ड्यू टू 2 यानी कि Q2। ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स अप्लाई होगा F21 का मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 2 मतलब सेकेंड चार्ज पे, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। F12 का मतलब हुआ कि फर्स्ट जो मतलब पहले लिखा हुआ है उस पर, किसकी वजह से, जो बाद में लिखा है उसकी वजह से। ये अब ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये बताया कूलम्ब्स ने कि कितना वैल्यू होगा ये फोर्स का। उन्होंने बताया कि फोर्स जो होंगे वह दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और दूसरा उन्होंने बताया कि यह जो होंगे उसके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि यह जो है कूलम्ब्स लॉ जो अप्लीकेबल है वह एस्थेटिक चार्जेस के बीच अप्लीकेबल। किसके बीच, जो चार्ज स्थिर है, ये दोनों चार्ज स्थिर है, इसके बीच में अप्लीकेबल है। दूसरी बात, यह पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज भी डिपेंड करेगा इस दोनों के डिस्टेंस पर। अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये दोनों चार्जेज अगर काफ़ी क्लोज रहते तो हम इसको पॉइंट चार्ज मान लीजिए, काफ़ी इसके बीच का सेपरेशन काफ़ी कम रहता तो हम इसको पॉइंट चार्ज काउंट नहीं करते। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब हुआ कि सेपरेशन उसके बीच में इतना होना चाहिए कि हम उसको पॉइंट चार्ज काउंट कर सकें। जैसे कि हमारे और सन के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो हम एक सन को पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं कि एक पॉइंट के समान है। हमारे और मून के बीच का डिस्टेंसेज काफ़ी ज़्यादा है तो मून को हम एक पॉइंट के रूप में मान सकते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज कहने का मतलब हुआ कि इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। जैसे आप, ये बोर्ड है, बोर्ड के हम जितने पास जाएंगे ये हमको उतना बड़ा दिखेगा, लेकिन हम बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाएं तो कुछ दूरी पर जाना, बहुत ज़्यादा दूर अगर चले जाते हैं तो ये बोर्ड हमको पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट की तरह, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह प्रतीत होगा। तो ये कहने का मतलब हुआ कि पॉइंट चार्ज कहने का मतलब हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हुआ कि हम उस ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट से दूर रहते हैं तो हमको पॉइंट की तरह दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज कहने का मतलब डिस्टेंस से है। डिस्टेंस अगर काफ़ी ज़्यादा है तो हम उसे पॉइंट चार्ज के रूप में देखेंगे। मतलब कहने का हुआ कि एक कंपेरेबल डिस्टेंस होना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार पता चलेगा वो पॉइंट चार्ज है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरी बात, या एस्थेटिक चार्जेज के लिए एप्लीकेबल है। तो आप लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के बारे में आपको मैंने बताया कि यह डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। दूसरी बात, यह है एस्थेटिक चार्ज के लिए। दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए, एस्थेटिक होने चाहिए, मतलब स्थिर होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेबल है। अब ये फोर्स कैसे लगेंगे
या फोर्स इस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे लगेंगे। फोर्स जो होगा, एक्ट जो होगा, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फोर्स जो है इस चार्जेज का जो सेंटर है उसी के लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे फोर्स लग जाएगा, ऐसे फोर्स लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब उस दोनों चार्जेज के जो सेंटर हैं उसके अलोंग, उस दोनों की जो लाइन है, उस दोनों चार्जेज को मिलाने वाला जो लाइन है उसी पर ये फोर्स लगेंगे। तो सबसे पहली बात कूलम्ब्स ने क्या बताया कि दो चार्जेज के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। किस चार्जेज के बीच में? पॉइंट चार्जेज के बीच में। पॉइंट चार्जेज के बारे में क्या बताया कि पॉइंट चार्जेज डिपेंड करेंगे डिस्टेंस पर। जैसे मान लिया जाए, डिस्टेंस के बारे में आपको मैंने बताया कि कोई बहुत बड़ा सा भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है अगर वो काफ़ी दूर से हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं। तो ये पॉइंट चार्जेज और स्टैटिक चार्जेज के बीच में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तब उन्होंने बताया कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वह उस दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के डिस्टेंस का के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब फोर्स लगेंगे कैसे? फोर्स उस दोनों के चार्जेज के जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन है उस पर लगेंगे। फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज। तो ये चीज़ें, तो इसे कहते हैं, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ेंगे तो हम उस दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि F इज इक्वल टू होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब K क्या है? कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। हम एप्सिलॉन के बारे में आगे बात करेंगे। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हम इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक चीज़ जान लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 9:10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यह है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हम इसको आज जो बात करेंगे, इस K का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जो कि किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए होता है या फ्री स्पेस के लिए होता है। ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमने जाना कि फोर्स का जब प्रोपोर्शनलिटी तोड़ेंगे, ये कांस्टेंट है, कूलम्बिकल कांस्टेंट कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको याद रखना है। तो ये था
कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि फोर्स जो होते हैं दो चार्जेस के बीच में लगते हैं। अब मैं उसको एक शॉर्ट में आप इसे समझ लीजिए। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। मैंने बताया कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन नेचर होते हैं। यानी कि F21 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस F12। आप देख रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। अब ये क्या होता है, इस F की वैल्यू क्या होती है, आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज F21 इज इक्वल टू F12। ऐसा करके मैंने लिखा, जो कि मैग्नीट्यूड है इसका, हम इसको FV कह सकते हैं। इसका वैल्यू कूलम्ब्स ने बताया K इंटू Q1 इज टू Q2 बाय R स्क्वायर। K मतलब डैट मीन्स 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस के लिए। अब ये क्या होता है, लाइन जो इसके सेंटर का लाइन है उसके अलॉन्ग लगता है, ये चीज़ आपको पता है। पॉइंट चार्जेज के लिए लगते हैं। और दूसरी बात तो यह स्टैटिक चार्जेज के लिए लगता है। इतनी बातों को आपको याद रखना है, इतनी बातों को आपको समझना है। ये कूलम्ब्स लॉ में हम एक सवाल देखते हैं, उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ पे आगे बात करेंगे। एक सवाल हमारा है, एक सिंपल सा सवाल लीजिए। दो चार्जेज हैं, एक चार्ज है 9 माइक्रोकूलम्ब का, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम्ब का। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इस दोनों के बीच का सेपरेशन हम ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर का। तो इसके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। ये दोनों चार्जेस के बीच आपको पता है कि फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा। अब ये हमारा, आप ये जान लीजिए, 1 माइक्रोकूलम्ब इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। यानी कि K का वैल्यू आपको मैंने बताया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और 1/4πε0 का वैल्यू मैंने बताया 9:10⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1 कितना है 9 माइक्रोकूलम्ब, 9 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है 5 माइक्रोकूलम्ब, 5 × 10⁻⁻⁶। अब 9 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में बदल देंगे, तो 9 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 9 हैं, ये और ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 6 12, 9 -12 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 +4, -12 +4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। -12 +4 -8, तो यहाँ पर बचा 5 × 9, 5 × 10⁻⁹ -12 +4 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 नीचे ऊपर चला जाए +4 हो जाएगा। -12 +4 कितना हो जाएगा, -8। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इस दोनों, अब ये 50 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा, ये चार्ज इस पर लगाएगा इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स। न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ये भी चार्जेज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर में होंगे, ये दोनों रिपल्सिव फोर्स। अब यही क्या होता, चार्जेस डिफरेंट होते तो अट्रैक्टिव फोर्स लगते। तो इस तरह से
आप लोगों ने देखा कि हम कूलम्ब्स लॉ की मदद से जो दो स्टैटिक चार्जेज हैं उसके बीच का फोर्स हम निकाल सकते हैं। उसके लिए दो चार्जेज का प्रोडक्ट और उसके बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए। चलिए अब हम इस लॉ को देखते हैं कि इसमें क्या है और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से। फोर्स जो है Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है R² के प्रोपोर्शनल है। इस बात को समझते हैं कि फोर्स डिपेंड किस क्वांटिटी पे कर रहा है, दो चार्ज के प्रोडक्ट पे कर रहा है और उसके सेपरेशन पे कर रहा है। इसका मतलब है कि चार्जेज का अगर हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा। फोर्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस बातों पर डिपेंड कर रहा है, चार्जेज के प्रोडक्ट पे और दूसरा सेपरेशन पे। यानी कि चार्जेज बढ़ाएंगे तो फोर्स दोनों के बीच में बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस को घटाएंगे तो चार्ज डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स कितना कम जाएगा, 1/4 टाइम फोर्स हो जाएंगे। डिस्टेंस को आपने ट्रिपल कर दिया तो 1/9 टाइम फोर्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा। डिस्टेंस को अगर हाफ किया आपने तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। क्यों? आप देख रहे हैं डिस्टेंस को हाफ करेंगे उसका क्या होगा, स्क्वायर टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हाफ करते तो डिस्टेंस भी 1/4 टाइम घट जाता। अगर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 4 टाइम बढ़ जाएगा। इस तरह से यह जो है, अगर हम फोर्स और सेपरेशन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाइएगा फोर्स घटते जाएगा, डिस्टेंस घटाते जाइएगा फोर्स बढ़ते जाएगा। इस ग्राफ से भी आप दिख रहा होगा, डिस्टेंस बढ़ाते जाइए फोर्स घटते जाएगा, डिस्टेंस घटाते जाइए फोर्स बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से फोर्स और इसके बारे में चलिए अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है ये कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता जुलता है। हम इस दोनों फोर्सेस के बारे में देखते हैं क्या है। आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, एफ ही लिख देते हैं इसको। हमने पढ़ा Q1 Q2/r²। और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आपने मासेस की वजह से, दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, वो आपने पढ़ा है Gm1 m2/r²। Gm1 m2/r²। अब आपने इस दोनों में सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है इसको देखते हैं। सिमिलरिटी है कि ये दोनों फोर्सेज क्या हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स, आप देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि यह स्क्वायर पर डिपेंडेंट,
या क्या है, ये दोनों फोर्सेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। 1/r² के प्रोपोर्शनल ये भी है, 1/r² के प्रोपोर्शनल ये भी। दूसरी बात, ये दोनों फोर्सेज एक्ट्स करते हैं along the line joining between its center। दोनों सेंटर के लॉन्ग एक्ट करते हैं। जैसे कि आपने चार्जेज में भी देखा, Q1 Q2 सेंटर के लॉन्ग एक्ट करते हैं। M1 M2 भी क्या है, यह सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और एक्ट्स करते हैं लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दैम। अब दूसरी बात, इसमें डिफरेंसेज क्या है, इसको देखते हैं। आप लोग ये देखा होगा कि ये जो फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं, लेकिन ये फोर्स क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होते हैं। दो मास ऑलवेज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यह क्या होता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम होता है। ये जो K है, इसका K डिपेंड्स करता है किस पर, डिपेंड्स ऑन मीडियम। दैट मीन्स K डिपेंड करता है, दैट मीन्स फोर्स भी डिपेंड करते हैं मीडियम पे। लेकिन आपने जाना, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि G जो है या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन मतलब ये फोर्स किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होगा, किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स हमेशा ये सेम रहेगा। दो बॉडी के बीच में फोर्स, अगर उसके बीच सब कुछ सेम रहा, उसके बीच का मास अगर सेम है, डिस्टेंसेस सेम है, तो अगर मीडियम आप चेंज भी कर दीजिएगा तो फोर्स सेम रहेगा। लेकिन मीडियम के चेंज होने से इसके बीच इसका जो फोर्स है यह चेंज हो जाएगा। यानी कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलरिटी और दोनों के बीच जो डिफरेंसेज हैं ये। दूसरी बात, अब हम चलते हैं एक सवाल देख लेते हैं। एक सवाल है, find the ratio of Fe to Fg of two electron kept at same separation। अब दो इलेक्ट्रॉन हैं, हमको क्या करना है, उसके बीच में Fe और Fg का रेशियो निकालना।
आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स चार्ज पे लगते हैं, तब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है आपको पता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन भी जान लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास की बात है। प्रोटॉन पे तो चार्ज सेम होता है और न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आप काउंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में आप निकालने के लिए निकाल सकते हैं इसे। सबसे पहले हम Fe कितना होगा, K इंटू E का स्क्वायर कह सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इंटू ई दो इलेक्ट्रॉन के बीच का चार्ज, उसके बीच के सेपरेशन को R² मान लेते हैं तो R² हो जाएगा। यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाय R²। ये हो गया। Fg क्या हो जाएगा, Fg होगा G इंटू उसके बीच का मास कितना है, यानी कि कह सकते हैं m1 इंटू m2, दोनों मास तो सेम ही होंगे यहाँ पे, और R²। G का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 आपने जाना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बाय R²। ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, Fe अपॉन Fg। तो हम क्या करेंगे, इसको आप कीजिएगा तो ये होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाय R²। तो दोनों पे कट जाएगा, ये होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻43 के आसपास आएगा। यानी कि Fe अपॉन Fg का जो रेशियो आएगा, Fe अपॉन Fg का जो रेशियो आएगा 10⁻43 के आसपास आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं Fe इज इक्वल टू 10⁻43 टाइम ऑफ Fg है। अब देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स ज़्यादा है।
एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं इसकी वैल्यू काफ़ी कम है, इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन हमेशा दो बॉडी के बीच में ड्यू टू देयर मासेज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कम रहने के कारण हमें नॉर्मली पता नहीं चलता। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ड्यू टू देयर चार्जेज 10⁻43 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगते हैं ड्यू टू देयर मासेज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स इज 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ड्यू टू देयर मासेज। तो ये चीज़ें हैं, आप प्रोटॉन का भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने कूलम्ब्स लॉ का यूज करना सीखा। अब देखते हैं एक और सवाल। एक चार्ज है 4 कूलम्ब का है और एक चार्ज है 9 कूलम्ब का। इसके बीच में आप फोर्स निकाल सकते हैं। इसके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। F निकालना है हमें, तो 4 × 9 × 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो 15 गुना -2 का होल स्क्वायर इंटू के का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9, 4 × 9 बाय 15 गुना 15 10⁻⁻4। यानी कि आप कर सकते हैं इसे 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब नहीं कटेगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, नीचे हमारा है 25, यानी कि हो जाएगा 1.44। इसको आप सॉल्व कीजिएगा इंटू 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, +4 हो जाएगा 10⁻13 न्यूटन का। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। फॉर्मूला बेस्ड सवाल अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, इसके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है 100 न्यूटन का लगता है। लेकिन जब दूसरा कंडीशन कर दिया कि Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन 1 से बढ़ा करके 1.1/2 कर दिया, तो अब पूछता है कितना फोर्स लगेगा। फाइंड न्यू फोर्स। यानी कि पहले जो फोर्स था कितना था, K × Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू कितनी थी, 100 न्यूटन की, और हमारा कितना है 1 है, इतना ही है। अब न्यू फोर्स हमें क्या निकालना है, F K × Q1
Q2 बाय 1.5 का होल स्क्वायर, इतना तो है। या आप कह सकते हैं 1 इंटू, इसको कह सकते हैं 1/1/2 को 3/2 का होल स्क्वायर। आप इसको क्या कर सकते हैं, k इंटू Q1 Q2 बाय 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। और इसको ऊपर करके कर दीजिए 4/9 हो जाएगा। 3×9/4 होगा, उसको ऊपर कर दिए तो 4/9। अब इसकी वैल्यू हमको पता है कितना है, 100 न्यूटन। तो आपने क्या किया, 100/4/9, इसको कैंसिल कीजिएगा। 400/9 अप्रॉक्सीमेटली आएगा 44 न्यूटन के आसपास। आप ऐसे भी सोच सकते थे, 1 मीटर से सेपरेशन क्या कर दिया, 1.5 मीटर कर दिया, यानी कि 1 से कर दिया 1/1/2, यानी कि 3/2। तो जितना फोर्स था उसका क्या, इसके स्क्वायर करके 100 न्यूटन का फोर्स था, तो इसका स्क्वायर टाइम फोर्स घट जाएगा, यानी कि 4/9 टाइम घट जाएगा। वही चीज़ तो लास्टली हुआ। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो वाला सवाल आया तो इस तरह से फार्मूला बेस्ड सवाल आपको मिल सकते हैं एक कूलम्ब्स लॉ पे। दूसरी बात, अब हम जो बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसकी चर्चा करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये बोर्ड में भी आपको पूछा जा सकता है और कंपटीशन में भी। इस बात को समझते हैं, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि कूलम्ब्स ने फोर्स के बारे में बताया है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। दो चार्जेज हैं, Q1 और Q2। ये कोई पॉइंट है O, यहाँ से इस चार्जेज का जो डिस्टेंस है वो R2 है और यहाँ से इस चार्जेज का डिस्टेंस जो है R1 है। इस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग की अगर बात करेंगे तो हमने पोजीशन वेक्टर पिछले 11th के क्लास में आपने पढ़ा होगा। मतलब इस पॉइंट O से इसका डिस्टेंस R2 का है, इस पॉइंट O से इसका डिस्टेंस R1 का। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके डिस्टेंस को हमने, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो इसको लिख सकता हूं R2 माइनस R1, इस डायरेक्शन के लिए। इसको आप लिख सकते हैं R21 वेक्टर भी। अगर ऐसे आप सोचें, हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसके लिए फाइनल पोजीशन हुआ या इनिशियल पोजीशन हुआ। तो हमें क्या लिखना है, R21 लिखना है ना, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R21। अब मैं इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊं तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, F12 और इसके लिए मैं इस डायरेक्शन को नीचे लिख रहा हूँ, यही डिस्टेंस को R21 को, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ R भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू R। अब इधर की तरफ की मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं R1
अब इस F12 के लिए ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, यानी कि R1 माइनस R2, इसको क्या लिख सकते हैं R12 फैक्टर। इसी को शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हैं R, क्योंकि ये दोनों एक ही मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। हमने सिर्फ डायरेक्शन के लिए फैक्टर में आपको पता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। आप देखे होंगे कि मैग्नीट्यूड में ये दोनों सेम है, ये भी R के इक्वल है, ये भी R के इक्वल है, लेकिन डायरेक्ट ये जो साइन है, एरो इस साइड है और ये इस साइड है, इसको डिनोट करने के लिए ऐसा किया गया है। वेक्टर में क्या होता है, हमें डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट O से इस चार्जेज का जो लोकेशन है R2 डिस्टेंस पे है और इस चार्जेज का R1 डिस्टेंस पे है। अब जो है F21 मुझे लिखना है, तो इसके लिए मैंने लिखा, ये इसके लिए हुआ फाइनल पोजीशन। F21 का मतलब हुआ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि इस चार्जेज पर इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, यानी कि इस जगह ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, इसको मैंने लिखा R2 माइनस R1, ठीक है। अब इस चार्जेज पे जो फोर्स लिखा, अब इसके लिए मैं लिखूंगा तो F12, दैट मीन्स अब इसके द्वारा इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। अब इसको मैं लिखा R1 माइनस R2, इसके डिस्टेंस को, ये हुआ फाइनल पोजीशन, ये हुआ इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हमारा हो गया R1 माइनस R2। अब हम इस दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये दोनों फोर्सेज को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। जरा देखिए हम कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इस बात को समझ गए। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। अगर हम F21 लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, Q1 Q2 लिख सकते हैं। अब हमें ये तो बात हो गई Q1 Q2 दोनों के बीच में लगेगा फोर्स। अब हमें डिस्टेंस लिखना है वेक्टर के रूप में। हम क्या लिखेंगे, F21 ये फोर्स लिख रहे हैं, इसके लिए कौन सा लेंगे, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 का, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। हमने R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड करेंगे, हमें तो एक सिंपल चीज़ मिलेगा, R मिलेगा, लेकिन हमें डायरेक्शन लिखना है। अब किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि डायरेक्शन को लिखने के लिए किसी भी चीज़ का हम उसके यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा R2 माइनस R1 वेक्टर का कैप। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, F12 को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 वेक्टर इंटू, अब इसका कैप R1 माइनस R2 वेक्टर का कैप। ये दोनों फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये इसका डायरेक्शन हुआ। इस बात को हम और समझने की कोशिश करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम इस बात को समझते हैं। अब आप सिंपल सा एक डायग्राम देखिए, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा एक डायग्राम, Q1 Q2 आपने समझ गया, R1 R2 कैसे आया। अब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। हमने लिखा था F21
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसके लिए मैंने लिखा था R21 को, ठीक है। इसको मैंने लिखा था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही लिखा था उस डायग्राम से। अब दूसरा एक फोर्स इधर लगा था जिसको मैंने लिखा था F12। अब इसके लिए मैंने, इसका डायरेक्शन ये था और इसका डायरेक्शन फोर्स का ये था, इसके लिए मैंने लिखा था R12 वेक्टर, इसको मैंने लिखा था R1 माइनस R2, यही लिखा था। अब मैंने दोनों फोर्स को लिखा था। सबसे पहले मैं F21 को लिख रहा हूँ एक साइड और दूसरी साइड लिखूँगा F12 को। सबसे पहले F21 को लिखता हूँ। F21 वेक्टर क्या होगा, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R के बदले हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इस दोनों का, इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने आपको बताया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 का कैप। अब हम चलते हैं आगे। ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये इसका डायरेक्शन हुआ। मैंने वहाँ पर ये भी लिखा था उस डायग्राम में, इसको मैंने लिखा था ये वेक्टर फॉर्म को। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख सकते हैं, इक्वल टू R लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों डिस्टेंस से तो R के ही बराबर है। तो सबसे पहले आप R कैप को क्या लिख सकते हैं इसको समझते हैं। याद कीजिए पिछले क्लास में हमको A कैप लिखना होता था, वेक्टर में आप पढ़े होंगे, तो A वेक्टर और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देते थे। उसी तरह से अगर हम इसको A कैप को तोड़ने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2, ये तो सेम रहेगा, R2 माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वेक्टर है। अब इसको तोड़ना चाहते हैं इस कैप को, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे बताइए, तो R2 माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है पहले, बाय क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अब क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय, अब देखिए ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, था क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, यहाँ पर पावर 2 था, एक पावर यहाँ से आया, पावर 3 हो गया, इनटू ऊपर में क्या बच गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये बचा। आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहे तो F21 वेक्टर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, आपको मैंने बताया कि आप ये भी लिख सकते हैं, R12 को मैं R2 माइनस R1 को क्या लिखा है, R21 लिखा है ना, तो आप लिख सकते हैं इसको के Q1 Q2, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस बीच में लिख देता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, के Q1 Q2, R21 को क्या लिखा है, R2 माइनस R1 को R21 लिखा है, R21 का होल क्यू कह सकते हैं आप, ठीक है, इनटू अब R2 माइनस R1 वेक्टर को क्या लिखा है, R21 वेक्टर, तो शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया R21, इसको वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैंने इस कैप को तोड़ करके यहाँ लाया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं,
इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, ये हमारा डायरेक्शन हुआ। यहाँ पर ये पूरा मैग्नीट्यूड हुआ, ये इसके डायरेक्शन को बता रहा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर मैं मिटा दूं इसे, इस तरह से आप F21 को लिखा, सिमिलरली आप F12 को भी लिख सकते हैं। आप सिंपल लिखते हैं F12 को अपने मन से। F12 को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे K Q1 Q2, यहाँ तक तो सेम है। आप लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका कैप कर सकते हैं। या तो ये लिखिएगा, या तो आप क्या लिखिएगा, K Q1 Q2 बाय, अब क्या करना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यू कर देना है मैग्नीट्यूड का, इंटू क्या कर देना है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। या तो आप क्या लिखिएगा, K Q1 Q2 अपॉन, अब R2 माइनस R1 को क्या लिख रहे हैं, सॉरी F12 लिख रहे हैं ना, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, R1 माइनस R2 होगा, ये होगा R1 माइनस R2। K Q1 Q2 क्या हो जाएगा, अब R1 माइनस R2 को क्या लिख रहे हैं, R12 लिख रहे हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, R12 R12 वेक्टर का होल क्यू इंटू R12 वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है। आपको देखिए डॉट क्लियर नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप सिंपल सा लिखिए R2 माइनस R1, किसी एक फॉर्म में आप लिख सकते हैं। हमने R2 माइनस R1 को ही सिंपल में लिखा R21 और R1 माइनस R2 को ही लिखा सिंपल में R12। आप ये मत कीजिएगा कि ये दोनों अलग फॉर्म है, मैंने आपको बताया कि इस तरह लिख सकते हैं। R2 माइनस R1 को हमने लिखा शॉर्ट में R21, R1 माइनस R2 को मैंने लिखा शॉर्ट में R12। वही चीज़ मैंने लिख करके दिखाया। जहाँ तक ये कैप में था तो आपको बताया मैंने कि एक कैप को हमने तोड़ना सीखा है, वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो उसी तरह से आप इसको एक कैप समझिए। एक कैप को जब आप तोड़िएगा तो वेक्टर एक रूप में लिखिएगा। वेक्टर एक स्थान पे क्या है, R1 माइनस R2 है, तो ऊपर R1 माइनस R2 हो जाएगा, नीचे पे उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड ये स्क्वायर में है और एक नीचे आएगा तो दोनों मिलकर के Q हो जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताया, इसको आप सही से एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन क्या हुआ है, आपको अगर एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो शायद समझ में नहीं आया होगा। उसमें लिखा हुआ है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा होगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब इस बात को समझते हैं, Q1 है और ये Q2 है। अब देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, दैट मीन्स दोनों चार्जेज सेम हैं। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होने का मतलब हुआ दोनों चार्जेज क्या हैं, सेम है। या तो दोनों चार्जेज पॉजिटिव हैं या तो दोनों चार्जेज निगेटिव हैं। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। अब एक दूसरा केसेज है, Q1 Q2 लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब हुआ
कि दोनों चार्जेज क्या हैं, डिफरेंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके बीच में क्या फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। यही चीज एनसीईआरटी बताना चाह रहा है। एट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। तो आप लोगों ने आज के क्लास में कूलम्ब्स लॉ, दो चार्जेज के बीच में फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, फोर्स को डिटरमाइन करना, दैट मीन्स स्टैटिकल चार्जेज के बीच में। और यह वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, और उसके बीच का आपने देखा कि F इक्वल टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। इस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में देखा और कंपैरिजन सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लेकर के आएंगे और कूलम्ब्स लॉ पर अच्छे अच्छे सवाल लेकर के हम आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आएंगे तब उसके बाद जाके एक अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। उसके बाद हम परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।